सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार से अध्ययन किया। अब आगे के टॉपिक के लिए हम लोग पेज 6 से पेज 7 तक पढ़ेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की सीमा के साथ फैल जाती है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैलों से बने हैं। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल की प्रमुख घाटी है पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर की पहाड़ियाँ इसमें शामिल है। अब देखिए इसमें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बता रहा है कि ये जो निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये आके पूर्वी सीमा में जब प्रवेश करती है तो ये अरुणाचल प्रदेश के पास से, जो भारत का पूर्वी सीमा है, वहाँ से ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। तब ये भारत की सीमा के साथ फैलती है। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जब दक्षिणी सीमा में भारत के अंदर जब प्रवेश करती है तो वहाँ एक बहुत बड़ा गार्ज का निर्माण करती है। बहुत बड़ा गार्ज महाखंड का निर्माण करती है और उसके बाद ये उत्तर पूर्वी सीमा में फैल जाती है। इन्हें पूर्वांचल एवं पूर्वी पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है, जिसके आसपास ये फैली है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की जो पहाड़ियाँ हैं वो मजबूत बलुआ पत्थरों के अवसादी शैलों से बनी हैं। इन पहाड़ियों में घने जंगल पाए जाते हैं और कई सारी श्रृंखलाएं हैं जो घाटियों के रूप में फैली है। इसके प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर की पहाड़ियाँ। ये सभी इसमें शामिल हैं। देखिए बच्चों, ये उत्तर पूर्वी राज्यों में फैली हुई पहाड़ियों को जो अभी हम लोग पढ़े, उसमें मिजो की पहाड़ियों का ये सीन है, चित्र है, जिसको इसमें दिखाया गया है। उत्तरी मैदान। चलिए बच्चों, अब हम लोग भारत के भौगोलिक वितरण में उत्तरी मैदान का अध्ययन करेंगे। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियाँ सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे यह उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 मीटर लगभग चौड़ा क्षेत्र है। देखिए बच्चों, ये अभी हम लोग उत्तरी मैदान के विषय में पढ़ रहे हैं। ये उत्तरी मैदान जो है, हिमालय से निकलने वाली 3 प्रमुख नदी सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र और इनके सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से इस जलोढ़ मैदान का निर्माण हुआ। इसको बनने में काफ़ी समय लगा है। हिमालय से निकलने वाली ये प्रमुख नदियाँ और इसकी सहायक नदियाँ जो है, जब नदियाँ अपनी युवा अवस्था में होती है, जब पहाड़ों से गिरती है, तो जब पहाड़ों पर ऊंचाई पर होती है तो इसका रफ्तार काफ़ी तेज होता है। बहने का जो रफ्तार होता है वो काफ़ी तेज हो जाता है। लेकिन जब ये मैदानी भाग में आती है तो धीरे धीरे इसका रफ्तार जो है वो कम होते जाता है और नदियाँ जो अपने साथ कंकड़ों, पत्थरों, मिट्टी के निक्षेपों को ले आती है, वहाँ धीरे धीरे वो छोड़ती जाती है। तो इसी क्रम में इस जलोढ़ मैदान का
निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है। इसके 2 प्रकार बताए गए हैं जिसको हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े होंगे। नया जलोढ़ खादर कहलाता है और पुराना जलोढ़ बांगर कहलाता है। तो बांगर जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है, क्योंकि उसमें कंकड़ पत्थर के जो मात्रा होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, बारीक होते हैं, वो इसकी अपेक्षा थोड़ा कम पौष्टिक होता है। लेकिन खादर मिट्टी जो होती है, जलोढ़ का जो दूसरा प्रकार है, वो काफ़ी उपजाऊ होता है। इसमें सिल्ट की मात्रा, फास्फोरस, सभी पोषक तत्व मिट्टी के जो होने चाहिए वो इसमें उपलब्ध होते हैं। इसके कारण ये जलोढ़ मृदा से बना हुआ उत्तर भारत का मैदान काफ़ी उपजाऊ है, जिसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर तथा चौड़ाई 240 से 320 के लगभग है। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जहां लोगों का निवास है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, जिसको एक जिला भी घोषित कर दिया गया है। ये असम का क्षेत्र है और यह सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा ये नदी द्वीप है जहाँ लोग निवास करते हैं। अब देखिए, अभी हम लोग उत्तर के मैदान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसकी चौड़ाई, उत्तर मैदान की जो चौड़ाई है 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। अब देखिए, उत्तर भारत का जो मैदानी भाग है वो 240 से 320 किलोमीटर के लगभग चौड़ा है और 2400 किलोमीटर लंबा है। यह जो क्षेत्र है भारत के सबसे ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व इसी क्षेत्र में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे जीवन के सभी अनुकूल साधन यहाँ पे उपलब्ध हैं। यहाँ अगर सड़क का निर्माण करना हो, आराम से हो सकता है। किसी इंडस्ट्री को बैठाना हो वो जाएगा। कृषि उद्योग स्थापित करना हो, ऐसा उद्योग जो किसी से संबंधित हो, जैसे वो भी इस क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध हो जा सकते हैं। और यहाँ की भूमि काफ़ी अब उपजाऊ है और इस रास्ते होकर नदियाँ जो है हमेशा जलोढ़ निक्षेपों को हर वर्ष जमा करती है, जिससे ये उत्तर भारत का मैदान और अधिक उपजाऊ हो जाता है। पीने के पानी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, स्वच्छ जल मिलता है यहाँ पे। यानी जीने के सभी साधन जो है, ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी पड़ती है, सभी मौसम का हम लोग यहाँ आनंद लेते हैं। तो इन सभी कारणों से ये जो है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र माना जाता है और यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ के होने के कारण अत्यधिक पैदावार भी होता है। हर तरह की फसलें उगाई जाती है, फल सब्जी, नगदी फसलें, बहुत सारे फसलें यहाँ, फलों की खेती, केले, आम, लीची आदि की खेती इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में किए जाते हैं। मसालों की खेती होती है, साग सब्जियों की खेती होती है, फूलों की खेती होती है, दालें, तिलहन दलहन सब कुछ इधर उपजाए जाते हैं। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेप के कार्य में हमेशा लगी रहती है और नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण
नदी की गति जब कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। तो कई सारे नदी द्वीप भी पाए जाते हैं। अभी हम लोग पढ़े कि माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। और ये नदियाँ जब हिमालय से निकलती है, उसके बाद जब वो मैदानी क्षेत्र में आती है, जब वो ऊपर रहती है पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वो उसका युवावस्था होता है और नदियाँ तेज रफ्तार के साथ बहती है। लेकिन जैसे वो मैदानी क्षेत्र में आ जाती है, प्रवेश करती है, तो उसका रफ्तार काफ़ी कम हो जाता है और वो जो अपने साथ गाद लेकर आती है, उसको धीरे धीरे वो जमा करते जाती है। और क्या होता है कि वो नदियाँ जो है अधिक गाद हो जाने के कारण वो उसकी धाराएं जो है कई भाग में बट जाती है, जिसको हम लोग वितरिकाएं भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं दोआब का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच का भाग दोआब कहलाता है। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है। दो अर्थात यानी दो, आब मतलब पानी। इस प्रकार पंजाब जो भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ होता है पाँच तथा आब का अर्थ होता है पानी, यानी 5 नदियों से मिलकर जो बना है वो पंजाब। लेकिन अभी पंजाब में 5 नदियाँ नहीं हैं। ये जब भारत पाकिस्तान एक था तब की बात बताई गई है। उत्तरी मैदान को दो मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है, जो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज जो हिमालय से निकलती है और सिंधु की ये सब सहायक नदियां हैं। तो इनके द्वारा लाई गई मिट्टी से बने मैदान को पंजाब का मैदान कहा जाता है, जो भारत के कुछ हिस्से में छोड़कर अधिकतर भाग पाकिस्तान में भी चला गया है। मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। किस भाग में? तो पंजाब का जो मैदानी भाग है उसमें सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा जो लाई गई मिट्टी से जिस मैदान का निर्माण होता है, पंजाब का मैदानी क्षेत्र, उसमें दोआब की संख्या बहुत अधिक है। अब पटना भी दोआब पे स्थित है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिमी बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृति की भिन्नता के साथ साथ आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब देखिए, गंगा का जो मैदान है, गंगा का मैदानी क्षेत्र वो घग्गर नदी से तीस्ता नदियों के बीच का भाग है। ये कहाँ तक फैला है? तो ये उत्तरी भारत के राज्यों जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र का मैदान। कहाँ तक फैला है? तो विशेषकर यह असम के क्षेत्रों में ही स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों के बिना की जाती है। इसमें कोई पर्वत, पठार ये सब नहीं दिखाया जाता है। बिना किसी उच्चावचों के की जाती है। किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में ही की जाती है। उसी को तो मैदान कहेंगे। यह सही नहीं है।
इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता पाई जाती है। आकृति की विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। चलिए हम लोग उत्तर भारत के मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुट्टिका का निक्षेपण करती है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इन जंगलों को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। दुधवा राष्ट्रीय पार्क मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में है। तो भौगोलिक दृष्टि से उत्तर भारत के मैदान को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। उसके बाद नदियां पर्वतों से जब नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल, जो हिमालय का सबसे निचला भाग है, वहां आती है, तो वहां पे 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुट्टिका का निक्षेपण कर देती है। यानी वो अपने साथ लाए गए छोटे बड़े कंकड़ पत्थर को वहां जमा करना शुरू कर देती है, क्योंकि उनका रफ्तार काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए इसी को भाबर के नाम से जाना जाता है। भाबर किसे कहते हैं? जब नदियां अपने साथ कंकड़ पत्थर को ले आती है, तो शिवालिक की ढाल यानी हिमालय का सबसे निचला भाग जो है, उस क्षेत्र में आकर सारी नदियां और बड़ी नदियां, छोटी नदियां, जितनी भी नदियां हैं, वो सभी वहां अपने द्वारा लाए गए बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को वहां जमा कर देती है। जो इसका क्षेत्र लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र में ये कंकड़ पत्थर जमे हैं। इसी को भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस प्रकार इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। कंकड़ पत्थर का परत चारों ओर से जमा जब हो जाता है, तो ऊपर से पानी दिखाई ही नहीं देता है। लगता ही नहीं है कि ऊपर में पानी है। नदियों का क्षेत्र है और यहाँ नदी भी है। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ दूर आगे जाने के बाद, मतलब इस पट्टी से बाहर निकलने के बाद, फिर सरिताएं जो है, नदियाँ बाहर निकल आती है और दिखाई देने लगती है एवं आगे जाकर नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। इस क्षेत्र को तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पहले इस क्षेत्र में काफ़ी जंगल निकल आए थे। जंगलों से भरा पूरा यह क्षेत्र था। कौन क्षेत्र? तराई क्षेत्र। वन्य जीव काफ़ी पाए जाते थे घने जंगलों से भरे इस क्षेत्र में। लेकिन भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, तो वहाँ से जो शरणार्थी आए, उनको इन जंगलों को काटकर वहाँ रहने के लिए शरण दिया गया। इस क्षेत्र में ही दुधवा राष्ट्रीय पार्क स्थित है, जो अभी शायद उत्तर प्रदेश में है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। अब उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है, वो पुराने जलोढ़ से बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के वो ऊपर है।
क्योंकि जहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है, हमेशा 1-2 साल में बाढ़ आता है, तो वहाँ खादर मिट्टियाँ पाई जाती है। क्योंकि खादर मिट्टी बांगर से ज़्यादा उपजाऊ होती है और इस मिट्टी का निर्माण प्रत्येक वर्ष होता है, इसलिए इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा उपजाऊ होती है। बांगर की अपेक्षा खादर मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है। बांगर में मोटे मोटे कण पाए जाते हैं, जबकि खादर में महीन कण पाए जाते हैं। मिट्टी में सारे पोषक तत्व उसमें होते हैं। पानी को सोखने की, अवशोषित करने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए ये ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। जिसे बाढ़ वाले क्षेत्र में नए युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है, जिसका प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए इसके कारण ये ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। अब आगे हम लोग प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। हिमालय पर्वत जो है वो युवा पर्वत है, वो नवीन पर्वत श्रृंखला है, लेकिन ये प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र का जो भाग है वो प्राचीन क्षेत्र है, प्राचीन भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली कई सारी घाटियां पाई जाती है। इसमें गोलाकार पहाड़ियां भी है। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इस प्रकार से वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। अब मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित पठार को दर्शाता है। इन सब को हम लोग मानचित्र के माध्यम से जब देखेंगे तब अधिक अच्छे से समझ में आएगा। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्व विस्तार में है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति ज्ञात करें। हम लोग करेंगे। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा है एवं पूरब की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप में से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कछार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर का पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां हैं, जो कि मेघालय में है। अब देखिए क्या बता रहा है कि दक्षिण का पठार जो है
उसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार भूभाग में ये फैला हुआ है, त्रिभुज की आकृति में ये फैला हुआ है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। मानचित्र में हम लोग देखेंगे तो अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग मानचित्र में भी समझेंगे। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूरब में है। और भारत के मानचित्र में इन पहाड़ियों श्रृंखलाओं की स्थिति हम ज्ञात कीजिए, हम लोग देखेंगे मानचित्र में। अब बोल रहा है कि दक्षिण का पठार जो है पश्चिम में ऊंचा, पश्चिम के तरफ ऊंचा है, यानी अरब सागर के तरफ का क्षेत्र जो है ये पठारों का ऊंचा है, जबकि पूर्व के तरफ यानी बंगाल की खाड़ी के तरफ ये कम ढाल वाला है। यही कारण है कि सारी नदियाँ, प्रायः नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में नहीं। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा गया है, उत्तर पूर्व, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कछार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये उसी पठार का एक भाग है जो मेघालय में है, जो एक भ्रंश, एक घाटी से ये अलग हो गया है, छोटा नागपुर पठार से। उसके प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं गारो, खासी और जयंतिया, ये सभी मेघालय में स्थित है। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। देखिए, दक्षिण के पठार के पश्चिमी सिरे पर पश्चिमी घाट और पूर्वी सिरे पर पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है और ये सतत है, इन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जाता है। यानी पश्चिमी घाट वाला जो भाग है वो एकदम समांतर है और उसमें कहीं कहीं दर्रे हैं जिसके द्वारा लोग पार किया जा सकता है। लेकिन पूर्वी घाट जो है वो इस तरह का समांतर नहीं है, वो कटा फटा है और उसका ढाल जो है पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम ढाल वाला क्षेत्र है। इसलिए बहुत सी नदियाँ इधर जाके बंगाल की खाड़ी में पूरब की तरफ गिरती है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात कीजिए। आप लोग ढूंढिएगा, ज्ञात कीजिएगा। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पहले भी हम लोग पढ़े कि पश्चिमी घाट जो है वो अधिक ऊंचा है, पूर्वी घाट उससे कम ऊंचा वाला भाग है। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। अब देखिए पूर्वी घाट कितना कम ढाल वाला है, 600 मीटर ही इसकी औसत ऊंचाई है, जबकि पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से लेके 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक है, लेकिन पश्चिमी घाट का विस्तार अधिक लंबा है। आगे